नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे पूर्व वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि राष्ट्रीय आय की गणना के तरीके क्या हैं और उसका हमने विश्लेषण किया। आज मैं लास्ट पार्ट लेके चल रही हूँ राष्ट्रीय आय का, कि राष्ट्रीय आय की यदि हम गणना करते हैं तो उसमें हमें कठिनाइयां क्या आती हैं। विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये कि राष्ट्रीय आय की गणना में हमें कठिनाइयां क्या आती हैं, क्योंकि जब किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय की गणना करने लगते हैं तो इतना आसान नहीं होता एक वर्ष की राष्ट्रीय आय की गणना करना। उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें आती ही आती हैं। उन प्रॉब्लम्स की विवेचना मैं आपको इस प्रकार से लेती चल रही हूँ और यहाँ मैं कह रही हूँ कि हम भारत की स्थिति को परिदृश्य में रख रहे हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। हमें पता है कि भारत में यदि हम गणना करेंगे तो हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो विश्व अर्थव्यवस्था के पटल पे ना जाते हुए मैं बात जो करूंगी भारतीय अर्थव्यवस्था की करूंगी। और भारतीय अर्थव्यवस्था में जब हम हमारी राष्ट्र की राष्ट्रीय की गणना करने लगते हैं, चाहे हम उत्पादन विधि से करें, चाहे हम आय विधि से करें, चाहे हम व्यय विधि से करें, किसी भी मेथोडोलॉजी को हम अडॉप्ट करते हैं तो हमें कुछ समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। वो समस्याएं क्या है उनके ऊपर आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। तो विद्यार्थियों, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि अर्थव्यवस्था में अमौद्रिक क्षेत्र का पाया जाता है। अब ये क्या होता है मौद्रिक और अमौद्रिक क्षेत्र? मौद्रिक क्षेत्र क्या होता है? जब हम आर्थिक क्रियाओं को लेकर के चलते हैं। पहले भी मैंने काफी डिस्कस किया आपके साथ में इस बात पे। आर्थिक क्रिया क्या है? मौद्रिक क्षेत्र क्या है? जिस उत्पादन का हम मूल्य, सेवा का, वस्तु का मूल्य हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करके और उसको हम जीएलपी की गणना में जोड़ते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? मौद्रिक क्षेत्र। अमौद्रिक क्षेत्र क्या है? प्रोडक्शन तो हुआ अर्थव्यवस्था में, सेवा तो दी गई, वस्तु का उत्पादन किया गया, लेकिन हम उसको मनी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, वो विषय बन जाता है हमारा अमौद्रिक क्षेत्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जब मैं गणना करने की बात कर रही हूं आपसे, तो हम देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में आज भी बार्टर सिस्टम पाया जाता है। विद्यार्थियों, बार्टर सिस्टम क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें गांवों में वस्तुओं के बदले ट्रांजैक्शन हो जाता है और ट्रांजैक्शन होने के कारण वो मौद्रिक क्षेत्र में नहीं आ पाता। एक व्यवसायी अपनी वस्तु गेहूं किसी को देता है, उसे स्वर्ण खरीद लेता है, स्वर्ण देता है, कपड़े को खरीद लेता है, परिणाम स्वरूप उत्पादन तो कपड़े का भी हुआ, गेहूं का हुआ, स्वर्ण का भी हुआ, लेकिन क्योंकि मौद्रिक लेन देन वहां हमने नहीं लिया, इसलिए वो उत्पादन होते हुए भी राष्ट्रीय का भाग नहीं बनता। और ऐसे बहुत से एरियाज हैं आपके किचन गार्डन की सब्जियां। यदि आप किचन गार्डन में सब्जियां उगाते हैं तो अपने खाने के लिए स्वयं उसको रख लेते हैं और उपयोग करते हैं, और यदि आप नहीं उगाते तो वो मार्केट से आप खरीदने जाते हैं, जहां आप 200-300 रुपए दुकानदार को पे करते, तो वो 200-300 रुपए राष्ट्रीय का भाग नहीं बन पाता, क्योंकि आपने किचन गार्डन के अंतर्गत उगा लिया। इसी तरह से अमौद्रिक क्षेत्र क्या है? बहुत सा कृषक उत्पादन करते हैं लेकिन अपने उपभोग के लिए बहुत सारा बचा लेते हैं और वो मंडी में जाके बेचते नहीं है। डेयरी उत्पादन को ले लीजिए, डेयरी उत्पादन में दूध बहुत सारा मार्केट में होता है, लेकिन वो उसको घरेलू अर्थव्यवस्था में बांट दिया जाता है, विक्रय नहीं किया जाता। वो भाग उत्पादन तो है, लेकिन मौद्रिक गणना नहीं करने के कारण इसमें सम्मिलित नहीं हो पाता। तो वास्तविक उत्पादन जितना हुआ है, अमौद्रिक होने के कारण, वित्तीय रूप में उसकी गणना नहीं करने के कारण वो क्या बन जाता है? हमारा उस गणना में नहीं आता, जिसके कारण राष्ट्रीय आय बहुत कम हो जाती है। अब आपको समझ रहे हैं अमौद्रिक क्षेत्र क्या होता है? और हम बहुत कुछ रोज देखते हैं इस बात को। एक महिला स्वयं अपने घर में कार्य करती है, सर्वेंट के रूप में, सर्वेंट का कार्य करती है, बर्तन मांजना, कपड़े धोना इत्यादि। वो उसकी मौद्रिक क्रिया नहीं गिनी जाती, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए कर रही है। लेकिन यदि वो क्रियाओं के लिए पेमेंट नौकरानी को देना शुरू कर देती है, तो वही क्रिया भाग बन जाती है किसका? राष्ट्रीय का। तो हम देखते हैं ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत हम ये कहते हैं अमौद्रिक क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और बहुत अधिक होने से क्या होता है? वास्तव में उत्पादन तो होता है, लेकिन राष्ट्रीय की गणना में सम्मिलित नहीं होता। दूसरा हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र का पाया जाना। विद्यार्थी, असंगठित क्षेत्र क्या होता है? इसको मैं आपको पहले समझा दूं और फिर हम उसी पर पहुंचेंगे। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कुछ इकाइयां रजिस्टर्ड इकाइयां कहलाती हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र की हो, सरकारी हो, एनजीओ द्वारा संचालित हो, कुछ भी हो, कुछ इकाइयां रजिस्टर्ड इकाइयां कहलाती हैं। जैसे हम कहते हैं कोई फर्म है वो रजिस्टर्ड है, कोई नर्सिंग होम है वो रजिस्टर्ड है, कोई सरकारी कोऑपरेटिव है वो रजिस्टर्ड है। तो कुछ तो रजिस्टर्ड संस्थाएं चलती हैं जिनकी इनकम हमको खातों में पूरी मिलती है,
और हम उसको राष्ट्रीय में सीधा सा उठा लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र से भी ज्यादा काम जो करता है वो करता है असंगठित क्षेत्र। आप देखिए छोटे उद्योग अर्थव्यवस्था में आपको मिलेंगे जिनको जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। आप लघु एवं कुटीर उद्योग देखिए, बहुत सारे चूड़ी उद्योग है, बंदरेज उद्योग है, पापड़ उद्योग है, ये उद्योग है। महिलाएं इतना वर्क करती है, डेयरी है, खेतों में काम करती हैं, वो रजिस्टर्ड कहाँ है, लेकिन वास्तव में तो उत्पादन हो रहा है। और जब उत्पादन हो रहा है और रजिस्टर्ड है ही नहीं तो एंट्री तो हो ही नहीं। जब एंट्री ही नहीं हो रही तो हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है उत्पादन के अंतर्गत, वस्तुओं के उत्पादन में, सेवाओं के उत्पादन में। आप देखिए आधी अर्थव्यवस्थाएं तो हमारी असंगठित क्षेत्र में चल रही है, तो उनके उत्पादन को जो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं उत्पादन। और जब कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मानेंगे कि एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय वास्तव में जितनी हुई कितना कैलकुलेशन पार्ट है अंतर उत्पन्न हो गया, तो आपकी सही गणना तो नहीं हुई। और जब सही गणना नहीं हुई, कारण क्या बना कि रजिस्टर्ड इकाइयां अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना वास्तविक उत्पादन से कम हमें आंकड़ा प्राप्त होता है, जो सही गणना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। तीसरा महत्वपूर्ण मैं कह रही हूं अपूर्ण आंकड़े और अविश्वसनीय आंकड़े। जो आंकड़े उपलब्ध भी होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। किसी ने रजिस्टर्ड कर रखा है, किसी ने नहीं कर रखा, किसी ने अपने रिकॉर्ड्स इनकम के मेंटेन कर रखे, किसी ने बिलों को मेंटेन कर रखा है, कोई बिना बिलों को ही काम किए जा रहे हैं, इनकम के सोर्सेज नहीं दिखाए जा रहे हैं। तो जितने आंकड़े, चाहे हम उपभोग की बात करें, चाहे उत्पादन की, चाहे आय दृष्टिकोण की, आंकड़े ही जब हमारे व्यवस्थित नहीं है तो हम राष्ट्रीय आय की गणना कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है राष्ट्रीय आय की गणना का, बहुत बड़ी परेशानी है एक अर्थव्यवस्था के लिए। जब उसको आंकड़े ही अवेलेबल नहीं होते और जो अवेलेबल है वो विश्वसनीयता को खो देते हैं, तो हम कैसे कहें कि राष्ट्रीय सही गणना की जाती है। इसी तरह से हम कहते हैं व्यवसायिक विशिष्टीकरण का अभाव। व्यवसायिक विशिष्टीकरण क्या होता है? एक व्यवसाय को उसके विशिष्ट कार्यों के कारण अलग किया जाना, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक कृषक आपको दिखेगा, वो खेती भी कर रहा है, वो दूध, गाय पाल के दूध भी बेच रहा है, वो मुर्गियां पाल करके और वो भी कर रहा है, और खेती के साथ साथ में अन्य छोटे मोटे व्यवसाय भी कर रहा है। तो आपके पास में विशिष्टीकरण वाले उद्योग नहीं है जिनकी जाकर के आप गणना कर सके। एक महिला खेत में काम करके भी आ जाती है, वो पापड़ उद्योग भी कर रही है, छोटे कुटीर उद्योग कर रही है अपनी आजीविका को चलाने के लिए। तो विशिष्टीकरण नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक एरिया में चले जाओ, इनकम को काउंट करके चले आए। ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है राष्ट्रीय की गणना के अंतर्गत, जो परेशानियां हमें आती हैं। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अशिक्षित। व्यवसायी अशिक्षित हैं, छोटे उद्योग धंधे वाले, महिलाएं अशिक्षित हैं, निरक्षर हैं, साक्षर नहीं है लेकिन उद्योग कर रही है। और अशिक्षा के कारण क्या होता है? उनको समझ ही नहीं आती आप आंकड़े कैसे मेंटेन करें, आप किस तरह से रजिस्टर मेंटेन करें, कैसे कैश बुक्स मेंटेन करें, कैसे आप लेजर्स बनाएं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है? अशिक्षा के कारण बहुत बड़ा एरिया वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन का रजिस्टर्ड होने से रह जाता है, और जब रजिस्टर्ड होने से रह जाता है तो राष्ट्रीय की गणना में कैसे आएगा? तो इसलिए हम कहते हैं अशिक्षा बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय की गणना को सही करने के लिए शिक्षित होना आवश्यक है, आंकड़ों का संकलन आवश्यक है, और रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाना आवश्यक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है दोहरी गणना की समस्या। पहले भी मैंने डिस्कस किया था, मैं बार बार एक शब्द यूज करती हूँ जब राष्ट्रीय पढ़ाती हूँ बच्चों, अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन। अंतिम वस्तुओं सेवाओं की कीमतों को ही जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ी हुई दिखती है। इसके कारण दोहरी गणना की समस्या के कारण एक और तो हम अंतिम वस्तुओं की कीमत भी ले लेते हैं, प्लस उसको बनाने में और बीच में स्टेजेस में क्या क्या पैसा खर्च किया उसको भी हम ले लेते हैं। तो मूल्य तो एक से 2 गुना हो जाता है, लेकिन वास्तव में उत्पादन 1 ही गुना हुआ। तो ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोहरी गणना की समस्या से बचना चाहिए। यदि मैं यहाँ बात करूं, हमने एक टायर उद्योग की बात की, हमने कहा एक टायर का मूल्य 6000 रुपए है और वो हमने ले लिया 6000 रुपए, लेकिन उसके बाद में हमने क्या जोड़ना शुरू कर दिया? 6000 तो पूरा तैयार टायर, 2000 रुपए का रबड़ लगा, 2000 रुपए मशीनरी पे खर्च हुए बनाने के, और उसको मोल्ड करके लोहे के पार्ट्स इतने लगे और अंत में टायर इतने रुपए का निकला। तो हमने 2000, 1000 करते हुए 6000 तो वैल्यू एडेड को जोड़ दिया और 6000 रुपए अंतिम कीमत को। तो जो टायर हमारे 6000 की गणना में आना चाहिए था वो किसमें आ गया? आपका 12000 की गणना में। इसलिए आवश्यक है
इसलिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय की गणना के अंतर्गत हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों, ये कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं थी जिन पर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है। धन्यवाद।